जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है संघीय कार्यपालिका। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक के ये नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, हम अपने टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक का मतलब क्या है? संघीय कार्यपालिका। हमारे टॉपिक का मतलब क्या है दोस्तों? संघीय कार्यपालिका। तो दोस्तों, संघीय कार्यपालिका को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये एक बिज़नेस है, ठीक है दोस्तों, और इसे कई लोग मिलकर चला रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये संघ है और इस बिज़नेस को चलाना कार्यपालिका है। इसे बोलते हैं संघीय कार्यपालिका, मतलब एक काम को कई लोग मिलकर कर रहे हैं। तो समझो दोस्तों, हमारा देश है, इसे भी चलाया जाता है। कैसे? हमारे देश को कानून के द्वारा चलाया जाता है, इलेक्शन के द्वारा चलाया जाता है। तो हमारा देश किससे चलता है? नियम व कानून से, संविधान से। तो दोस्तों, संविधान में कुछ कार्यपालिका दे रखी है, कुछ पोजीशन दे रखी है। तो वो पोजीशन हमारे देश को चलाते हैं। हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं वही हमारे देश को चलाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल है, ये कैसे काम करते हैं, इस चैप्टर में हम यही समझेंगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या है? तो दोस्तों, संघीय कार्यपालिका वो हो गई या वो लोग हो गए जो हमारे देश को मिलकर चलाते हैं, जिन्हें संविधान में जिनका एक भाग दे रखा है, जिनको जो जिम्मेवारी दे रखी है, कैसे वो करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति जी से, कि राष्ट्रपति जो हैं वो संघीय कार्यपालिका को किस तरह हमारे देश को चलाते हैं, उनका क्या हमारे देश में भाग है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको संघीय कार्यपालिका का मतलब समझ में आ गया। तो संघीय कार्यपालिका का एक साधारण सा मतलब है कि जो लोग या कई लोग जो मिलकर देश को चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं संघीय कार्यपालिका। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इस डेफिनेशन से इस डेफिनेशन से समझेंगे संघीय कार्यपालिका का मतलब। तो देखो दोस्तों, इंडियाज फेडरल लेजिस्लेचर ब्रांच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस and Lok Sabha, House of People as lower house. The House of People and the Council of State constitutes India's bicameral parliament. तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि हमारा देश जो है, जो हमारा संघीय कार्यपालिका है, वो चलती है पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट में एक तरफ कौन है? लोकसभा, तो एक तरफ है राज्यसभा। यह दोनों मिलकर कहीं ना कहीं देश को चलाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था कि कैसे लोकसभा और राज्यसभा काम करते हैं। दोस्तों, संसद का एक अभिन्न अंग भी है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। तो देखो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि राष्ट्रपति क्या काम करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने जो राष्ट्रपति का पद उठाया है या हमने जो राष्ट्रपति का पद लिया है, वो लिया है अमेरिका से, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, एक राष्ट्रपति अमेरिका में किस लिए चुना जाता है, इस सबसे पहले हम उसे यह समझेंगे। तो देखो, अमेरिका राष्ट्रपति में चुना जाता है, या फिर जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो क्या काम करता है, ये देखते हैं हम। तो द प्रेसिडेंट डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड इज द कमांडर इन चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स। द प्रेसिडेंट ऑल्सो लीड द नेशन विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी। द प्रेसिडेंट पोजेसेस सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। तो देखो दोस्तों, ये बताया गया है कि एक राष्ट्रपति का जो काम होता है वह यह होता है कि वो पूरी की पूरी तरीके से सरकार को चलाए, ठीक है दोस्तों। और आपको पता ही है कि अमेरिका में 52 राज्य हैं, मतलब कि 52 राज्य का मतलब छोटे छोटे राज्य हैं, उन सबको मिलाकर अमेरिका को चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति का काम होता है देश को चलाना, देश की इकोनॉमी को चलाना, देश की जो आर्म फोर्स है,
जो उस देश की फ़ौज है वो उनको चलाना। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश के राष्ट्रपति भी यही काम करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति देखते होंगे आप, जल थल वायुसेना तीनों के अधिकारी या फिर जो तीनों के हेड है वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं। और हमारे राष्ट्रपति जी के बगैर कोई भी काम पास नहीं होता, हर चीज़ पर उनके साइन ज़रूरी है। बेशक वो साइन उनको किसी की सलाह से लेने होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति का भी यही काम है। तो आइए दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्या हम उसे समझ गए हैं? तो देखो दोस्तों, आप संघीय कार्यपालिका का मतलब समझ गए हो, आप राष्ट्रपति का मतलब समझ गए हो, राष्ट्रपति किस लिए किसी भी देश में होता है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये दोनों आपको समझ में आए कि नहीं। और दोस्तों इसके अलावा आप यह भी बताना कि हम क्या बढ़िया कर सकते हैं और क्या किन दिक्कतों को हम दूर कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों, आपको संघीय कार्यपालिका और राष्ट्रपति का मतलब समझ में आ गया है। तो मैं एक बार फिर से रिआइटरेट कर देता हूं, संघीय कार्यपालिका का मतलब होता है जो इस देश को चलाने वाले अलग अलग पिलर हैं, जो देश को चलाने वाले अलग अलग पहलू हैं। और सबसे पहला पहलू जो है वो राष्ट्रपति जी हैं। तो राष्ट्रपति का नॉर्मली काम क्या होता है, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, तो हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो देखो दोस्तों, इनको संविधान, इस देश में सबसे बड़ी चीज़ है संविधान। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ के कार्यपालिका की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। तो देखो दोस्तों, इस देश में जो भी कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका का मतलब होता है काम करने वाली संस्था। ठीक है दोस्तों, काम करने वाली संस्था मतलब क्या हुआ, इस देश में जो भी काम करने। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस हो रखा है। कोरोना वायरस में सारे फैसले कौन ले रही है, सरकार ले रही है ना आपके सामने, कि भाई राशन देना है, ये देना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। तो ये सारी चीज़ कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ राष्ट्रपति के सलाह से होती है। बेशक ये राष्ट्रपति को सलाह दे, मतलब कि राष्ट्रपति इस पे साइन करते हैं और सलाह किसकी होती है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की, लेकिन ये बिना राष्ट्रपति के साइन के पास नहीं होता है। तो संविधान में साफ साफ कहा हुआ है कि कोई भी देश का कार्यपालिका से जुड़ा काम होगा, कोई भी देश की कार्यपालिका से जुड़ी चीज़ होगी, वो राष्ट्रपति जी की अनुमति के बगैर नहीं होगी। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार लिखा है, भारतीय संघ के कार्यपालिका की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन पद अधिकारियों द्वारा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो सरकार हमें काम दे रही है क्या वो संविधान से सही है, क्या वो संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, इन चीज़ों को तो नहीं कहीं हानि नहीं पहुंचा रहा। अगर वो खुद नहीं समझ पाते तो वो अपने अधीन, वो सुप्रीम कोर्ट के जज से, वो किसी से भी राय ले सकते हैं उस बारे में कि ये जो काम होने जा रहा है वो सही है। अगर मान के चलो आज ये सरकार बोले कि सबके अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपये डाल दिए जाएंगे हर महीने, कोरोना वायरस में बहुत दिक्कत है, ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जी के पास जब ये साइन के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति इस पर सोचे कि 50,000 बांटने से कहीं आगे जाके देश को नुकसान तो नहीं होगा, वो अपने से नीचे वालों से पूछेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनके पास अनुच्छेद 53 जो संविधान का एक प्रावधान है उसके अंतर्गत वो जो भी कानून उनके पास आएंगे वो उस कानून के ऊपर विचार करेंगे। वो देखेंगे कि संविधान को ठोकर तो नहीं मार रहा या फिर संविधान की मूलभूत चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर रहा। अगर वो खुद नहीं समझ पाएंगे तो वो अपने नीचे अधीन पद अधिकारियों से उसके बारे में पूछेंगे। राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन वह नाम मात्र के अध्यक्ष होने के नाते इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते और सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। फिर भी राष्ट्रपति के पद और सत्ता का गरिमा आयुक्त बनाया गया है। वह राज्य शासन का प्रतीक है और संपूर्ण शासक उसके चारों ओर घूमता है। देखो दोस्तों, ये मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। एक परिवार है दोस्तों, उस परिवार में 4 बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों, और उनके माता पिता हैं और उनके माता पिता के माता पिता मतलब दादाजी हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, उनके घर के सारे फैसले कौन लेते हैं, माता पिता, लेकिन सलाह वो सबसे लेते हैं, लेकिन फैसले कौन लेगा, मेन जो माता पिता जो कमा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, वैसे ही लोगों ने जिनको चुनकर भेजा है, जैसे हमने प्रधानमंत्री को भेजा है, हमने मंत्रिमंडल को भेजा है, तो वो लोग काम करेंगे। बस वो अपनी जो चीज़ है वो राष्ट्रपति के पास भेज देंगे साइन कराने के लिए। मान के चलो अगर आज के टाइम में ये हो जाए जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि 50,000 रुपये हर एक फैमिली को दे दे हर महीने के लिए ताकि वो अपना गुजारा चला सके, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी एक बार देखेंगे कि यार ये सही नहीं है,
वो दोबारा भेज देंगे, लेकिन जब उनके पास वही बिल दोबारा आएगा या फिर जो वो चीज़ दोबारा आएगी कि नहीं आप इसे पास करिए, तो राष्ट्रपति जी इसे पास नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही है, जैसे एक घर में दादाजी की हालत हो जाती है, या फिर जो एक बात कहने की किसी घर में, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उनसे पूछा सब जाता है लेकिन उनकी उस बात को नहीं माना जाता, तो वही बात यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद के साथ भी है। वहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं वो उस पर पुनर्विचार के लिए या फिर दोबारा सोचने के लिए भेज सकते हैं, वरना उन्हें जो सरकार भेजेगी उस पर साइन करना ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया राष्ट्रपति जी के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा अपने एग्ज़ाम में। उसके बाद दोस्तों यह देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। क्या आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? अगर कौन राष्ट्रपति बन सकता है कौन नहीं, यह चीज़ें हम देखते हैं। तो देखो दोस्तों, योग्यता, राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो, वो भारत से बाहर का नहीं होना चाहिए। उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। तो देखो दोस्तों, जिसकी आयु 35 वर्ष होगी वही राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होगा। अगर उससे कम होगा तो वह मेंबर नहीं बन सकता, राष्ट्रपति भी और राज्यसभा का मेंबर भी। वह लोकसभा का चुनाव लड़ने की अर्हता या योग्यता रखता हो। वह केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्त संस्थाओं में किसी लाभदायक पद पर ना हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मंत्री है तो लाभकारी पद नहीं माना जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर जैसे कि वो किसी लाभ पद पर ना हो, जैसे वो किसी ऐसी जगह पर ना हो जहाँ से वो फ़ायदा कमा सके, किसी डिपार्टमेंट में ना हो, किसी जगह पर ना हो। अगर वो राष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति है या मंत्री है तो वो लाभकारी पद नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यह बात बताई गई है। यदि कोई उम्मीदवार संसद के किसी एक सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति चुने जाने के साथ ही उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों कि अगर वो किसी भी राज्य में चुने गए या कहीं भी है तो उसकी सदस्यता उनकी वहाँ पर समाप्त हो जाएगी, और वो राष्ट्रपति बनते ही जो उन्होंने पहले काम करे थे उन्हें हटाना पड़ेगा। संसद द्वारा पारित किए गए कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 15,000 जमानत के रूप में जमा कराएगा और उसका नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अन्य 50 द्वारा अनुमोदित होना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ बताई गई है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्यसभा का चुनाव लड़ने की अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वह केंद्र और राज्य स्वायत्त संस्थाओं में किसी लाभप्रद पद पर ना हो, वो किसी पुलिस डिपार्टमेंट में ना हो, वो किसी ऐसी नौकरी पर ना हो जहाँ पर उसका फ़ायदा उठा सके, वो जज नहीं होना चाहिए एट दैट टाइम। तो यहाँ पर ये बताया गया, या फिर वो उसे अगर लड़ना है चुनाव तो उसे वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। उसके अलावा अगर कोई ऐसा बंदा है जो अभी कहीं लोकसभा या राज्यसभा में है तो उसे लाभप्रद पद नहीं माना जाएगा। अगर जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहला 2 चीज़ें होना जरूरी है। पहले तो उन्हें 15,000 रुपये चुनाव आयोग को जमा कराने होंगे, और दूसरा यह होगा कि 50 जो उन्हें मत देंगे और 50 उनका नाम भेजे। ठीक है दोस्तों, वरना देखो, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, तीन चीज़ें मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अगर हर कोई कहेगा मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उस व्यक्ति का नाम सामने, जिसका भी नाम आएगा राष्ट्रपति के लिए, उसे यह दिखाना होगा कि मेरे को 50 लोग सपोर्ट करते हैं और 50 लोग मुझे कहीं ना कहीं मेरा नाम आगे देंगे। तो 100 लोग उसके साथ होने चाहिए कहीं ना कहीं, यहाँ पर ये बताया गया। तो 50 तो नाम खुद लिख के देंगे, वो दूसरे को नहीं देंगे, और 50 उनका नाम आगे सिफारिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में आ गया कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने की ये सब खासियत तो सबके पास है। जो नीचे की खासियत है उसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का नाम 50 बंदे लोकसभा या राज्यसभा में से देंगे, और 50 उनका नाम वैसे बताए कि भाई उनको राष्ट्रपति बनने के लिए आगे आना चाहिए। तो दोस्तों, यह योग्यताएं होती हैं किसके लिए? एक राष्ट्रपति के लिए। दोस्तों, आपको राष्ट्रपति के मतलब जो संविधान का भाग है उसके बारे में पता चल गया। तो दोस्तों, आप 2 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए और सब कुछ चीज़ों को समझिए कि हमने क्या क्या समझा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने समझा संघीय कार्यपालिका क्या होती है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति जो अमेरिका से चुने गए हैं, या अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद होता है वो वहाँ पर किस लिए बनाया गया है, हमारे भारत में राष्ट्रपति का क्या काम है, और हमारे भारत में राष्ट्रपति जी की क्या एक कहीं ना कहीं वैल्यू है। उसके अलावा कौन राष्ट्रपति बन सकता है। अब दोस्तों, हम देखते हैं राष्ट्रपति जी का पद का कार्यकाल, कि अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो आप कितने दिन तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा था कि राष्ट्रपति अगर आप चुने गए तो आपका पद कितने समय तक रहेगा। तो देखो दोस्तों,
राष्ट्रपति अगर एक बार चुने गए तो 5 वर्ष से पहले नहीं हटाए जा सकते। तो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, वह दोबारा भी निर्वाचित किए जा सकते। तो मतलब एक राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के बार बार निर्वाचित होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका में यह रूल है कि 3 बार के बाद कोई राष्ट्रपति दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एक राष्ट्रपति जितनी मर्जी बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन उन्हें स्वयं तीसरी बार निर्वाचित होने के लिए मना कर दिया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने खुद मना किया, उन्हें दोबारा भी बनाया जा रहा था। इसके अलावा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति केवल 2 बार ही इस पद पर रह सकता है। सॉरी, मैंने 3 बार बताया था आपको। और भारत के राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पूर्व 3 आधारों से खाली हो सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर एक राष्ट्रपति चुना गया 5 साल के लिए, तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो उससे पहले नहीं हट सकते, लेकिन 3 ऐसे रीज़न हैं जिससे वो हट सकते हैं। एक तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दें, मतलब कि खुद ही बोल दे कि मुझे अपने राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना। दूसरा, दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो जाए। दोस्तों, अगर वो स्वर्गवास हो जाए तो नहीं बन, तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है 5 साल से पहले। यदि उन पर महाभियोग के द्वारा पद से हटा दिया जाए। दोस्तों, महाभियोग का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति कोई ऐसा काम करे जो उनकी उस स्थिति को शोभा नहीं देता, जैसे वो कुछ पैसे लेकर या कोई ऐसा काम कर दे जिससे एक कहीं ना कहीं करप्शन मान लो। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल की सलाह नहीं मान रहे, उनको काम करने से रोक रहे हैं या किसी तरह कानून बनाने से रोक रहे हैं, तो भी उन पर महाभियोग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 साल रहता ही रहता है। वो कितनी बार चाहे उतना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके अलावा वो जब ही हट सकते हैं जब वो खुद त्यागपत्र दे, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो कोई ऐसा गलत काम करने लगे, या फिर उनके पास कहीं ना कहीं उन सरकार के हिसाब से काम ना करे, तो उन्हें उनके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर कभी ऐसा होता है इन तीनों चीज़ों में से कि अगर हमारे राष्ट्रपति जी खुद त्यागपत्र दे देते हैं या वह हट जाते हैं, तो क्या होता है? ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, खाली होने पर, भारत का उपराष्ट्रपति इस पद को ग्रहण कर लेता है। देखो दोस्तों, अगर कैप्टन नहीं आता कभी क्रिकेट के मैदान में, तो वाइस कैप्टन आ जाता है ना। तो उसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं। 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जी का काम कर सकते हैं। उसके बाद नए राष्ट्रपति का पक्का होना निर्वाचित है। अगर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी कारणवश समय पर ना हो सके, तो पहले वाले राष्ट्रपति उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद का संभाल न ले। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र लिखकर उपराष्ट्रपति को भेजना होता है तथा उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना तुरंत लोकसभा के स्पीकर को देनी होती है। तो देखो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति जी को। और उपराष्ट्रपति जी ये बात किसको बताएंगे? लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर लोकसभा के हर मेंबर को बताएंगे। तो यहाँ से यह पता चलता है कि हर एक चीज़ का प्रोसीजर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सब पता चल गया कि किस तरीके से राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ क्या है और राष्ट्रपति जी का पद का कार्यकाल कितना है। देखो दोस्तों, अभी हमने महाभियोग की बात करी थी। महाभियोग का मतलब होता है दोस्तों महाअभियोग। देखो दोस्तों, अभियोग मतलब होता है किसी के ऊपर कार्यवाही करना, ठीक है दोस्तों, या फिर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। महाभियोग मतलब होता है कि आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप देश का सबसे प्रेस्टीज, अगर आपको देश को देखो, अगर किसी को फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है ना, तो वो हमारे देश के राष्ट्रपति का बोला जाता है। मतलब कि अगर मान के चलो, अगर किसी फैमिली में सबसे बूढ़े हैं या फिर सबसे जो बढ़िया, जो सबसे उस खानदान की सबसे बड़ी शान है, तो वही हमारे भारत की सबसे बड़ी शान राष्ट्रपति जी है। अगर उनको हटाया जा रहा है तो महाभियोग लगाकर, तो वो बहुत बड़ी गलत बात हुई। तो यहाँ पर यही बताइए कि राष्ट्रपति पर वो गलत चीज़ या महाभियोग कब लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन संसद केवल उसे महाभियोग के द्वारा ही उनके पद से हटा सकती है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो देखो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी को किस तरीके से उनके पद से हटाया जा सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद के दोनों सदनों में जो सदा आरोप लगाना चाहता है, उसका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व भेजना पड़ता है। तो देखो दोस्तों,
यहाँ पर यह बताया गया है कि मान के चलो अगर राज्यसभा को हटाना है राष्ट्रपति को या लोकसभा को हटाना है तो 1/4 सदस्य, 1/4 मतलब होता है 100 का 40। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम यहाँ पर ये बताया गया है कि इतने लोगों को भेजना पड़ेगा और सहित उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति 14 दिन पूर्व भेजना पड़ता है जब सदन में महाभियोग विषय पर चर्चा चल रही होती है। तो दोस्तों जब ये लाया जाएगा ये टॉपिक, फिर उसके वहाँ पर चर्चा होती है कि क्यों हटाया जाए। जब सदन में महाभियोग विषय पर चर्चा चल रही होती है तो राष्ट्रपति ऐसे समय पर स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आरोपों का जवाब सदन में दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जो जिस भी सदन में ऐसा हो रहा हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति खुद भी जवाब दे सकते हैं या किसी के द्वारा अपने जवाब को रख सकते हैं कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है या फिर जो भी है। उसके बाद दोस्तों अगर वो पास हो जाता है तो सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, दूसरा सदन आरोपी की जांच पड़ताल करे। तो देखो दोस्तों, पहले 1/4 से, ठीक है दोस्तों, चीज़ आगे रखी जाएगी कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा रहा है। फिर उसके बाद उसी सदन में से 2/3, मतलब अगर 300 सदन में बंदे हैं तो उसमें से 200 को उसके पास करना होगा बिल बनाकर कि भाई हमें महाभियोग में से हम राष्ट्रपति जी को हटा रहे हैं। फिर वही चीज़ दूसरे सदन में जाएगी, दूसरे सदन मतलब राज्यसभा में है तो लोकसभा में, लोकसभा में है तो राज्यसभा में, फिर वो भी इस पर चर्चा करेंगे और अगर वो इसे पास कर देते हैं 2/3 बहुमत से तो राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति को इस तरीके से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अनिवार्य है। तो दोस्तों आपको महाभियोग के बारे में भी बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग भी लगाया जाता है तो कैसे। तो देखो दोस्तों, हमने अपने देश के राष्ट्रपति के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ ली कि वो कैसे आते हैं, उनको कैसे निकाला जा सकता है। अब हम दोस्तों उनके अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं विशेष अधिकार। तो देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम खास कैसे बनाते हैं। विशेष अधिकार का मतलब है दोस्तों जो सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी को है, वो हमारे देश में वो किसी को भी अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति को अपने अधिकारों तथा शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो देखो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति जी ने कोई भी फैसला लिया है, उन्होंने खुद तो फैसला लिया नहीं क्योंकि उनके सामने मंत्रिमंडल ने वो फैसला लिया था, तो इसीलिए या फिर हम कहें कि एक गरिमा के लिए, एक उनकी प्रेस्टीज के लिए कि वो उस पद पर जो भी काम करेंगे उसको उनको कहीं जवाबदेही नहीं देनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति जी ने कोई भी ऐसा फैसला लिया है तो उसके ऊपर किसी भी न्यायालय में बुलाकर उनको बेइज्जती या फिर हम कहें उनकी बेइज्जती या उनकी गरिमा पद को हम नहीं खराब कर सकते। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति ने जो भी अपने कार्यकाल में, जो भी अपने समय में काम किया है उसके लिए उन्हें उत्तरदायी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल में गिरफ्तार अथवा बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जी जब भी अपने पद पर हैं उनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको कभी बंदी नहीं बनाया सकता, उनके विरोध में कोई फौजदारी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो देखो दोस्तों, उनको कभी भी जब भी वो अपने पद पर है तो उनकी एक इज्जत, उनकी गरिमा के लिए उनको कभी भी जेल में या फिर किसी भी तरीके से उन्हें नहीं रखा जा सकता या उन्हें रखा जाएगा, क्योंकि वो उनके एक पद की गरिमा है। राष्ट्रपति के निजी कार्यों के लिए भी कोई दीवानी कार्यवाही या मुकदमा उनके विरुद्ध कम से कम 2 महीने पहले नोटिस किए बिना नहीं चलाया जा सकता। तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति पे पहले कोई केस चल रहा हो या फिर उनका कोई पर्सनल मामला हो, जैसे मान के चलो उनके कोई आपसे बीवी बच्चों वाला है, कोई भी मामला हो जो आप पर्सनल समझ लीजिए, तो उसके लिए भी उनको पहले 2 महीने पहले नोटिस दिए बिना नहीं चलाया जा सकता। मान के चलो अगर उनके ऊपर कार्यवाही करनी है तो 2 महीने का टाइम पुलिस या जो भी डिपार्टमेंट कोर्ट उनसे लेके तब उनके ऊपर वो कार्यवाही चलाएगा। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आ गया ये तीनों चीज़ कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विशेष अधिकार हैं। तो ये दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए। अब दोस्तों हम सबसे गंभीर चीज़ समझने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा अपने दिमाग को, या फिर मैं कहूँ कि मैं भी बड़ा उस चीज़ में कमज़ोर था, चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया बड़ी, मैं कहूँ जटिल है थोड़ी, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा एकल संक्रमणीय और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अगर आप ये समझ जाओगे ना दोस्तों तो आप राष्ट्रपति का चुनाव बहुत आसानी से समझ जाओगे। दोस्तों एकल संक्रमणीय होता क्या है? देखो दोस्तों, एकल संक्रमणीय मतलब होता है एक बंदे को चुनना। क्या होता है? एक बंदे को चुनना। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब होता है दोस्तों कि अनुपात में, देखो एक बंदे को चुनना है अनुपात में। मान के चलो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपके घर जाता हूँ, ठीक है, आपके जो भी मान के चलो
या फिर आप किसी के घर जाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करते हो, उनके घर जाते हो रिश्तेदार या मेहमान के, तो आप उनके पैर छूते हैं, उनको जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट देते हो, अब उनके घर के बच्चों के पैर छुओगे आप? नहीं। तो देखो दोस्तों, सबका अनुपात है। देखो दोस्तों, अनुपात का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हम किसी जगह मिलने जाते हैं, तो अगर हमारे सामने वो बड़े होते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, अगर वो हमारे बराबर के होते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, अगर छोटा बच्चा होता है तो हम उसके गाल खींच के ऐसा अपना एक प्यार दिखा देते हैं। यही होता है ना दोस्तों। तो वैसे ही होता है अनुपात। अब इस देश में कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है दोस्तों, या कहीं पर हमारे देश के बहुत भारी सांसद है, या फिर मान लो किसी राज्य में किसी चीज़ पर बड़ी जिम्मेवारी है, तो ऐसा ही हम इसे ही कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आपने जैसे जैसे बंदे को देखा तो आपने उसे वैसा वैसा रिस्पेक्ट दिया। वो बड़े थे तो आपने उनके पैर छुए, वो छोटे थे तो उन्हें अपना प्यार दिखाया। तो वैसे ही हमारे देश में जब राष्ट्रपति को चुनते हैं तो देखो दोस्तों, सबकी वैल्यू अलग अलग है। अगर अब आज के टाइम में हम वोट डालते हैं तो हमारा वोट समान है। मान के चलो, अगर मैं रिक्शा चलाता हूँ, या फिर मैं मोची का काम करता हूँ, या फिर मैं किसी बिजनेस कंपनी में काम करता हूँ, या फिर मैं इस देश में कुछ भी हूँ, सबका वोट एक है। लेकिन राष्ट्रपति के टाइम में जो भी वोट डालते हैं उनका वोट एक नहीं होता, उनके वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हम आगे समझेंगे कि उनकी वोट की वैल्यू कैसे अलग अलग होती है। तो इसे बोलते हैं अनुपातिक। अनुपात मतलब सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू, ठीक है दोस्तों, पहली बात। अब दूसरी बात हम ये समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किन किन चीज़ों से होता है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव 3 चीज़ों से होता है। एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरी राज्य की विधानसभा। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा। ये तीनों मिलकर अपने देश का राष्ट्रपति चुनते हैं दोस्तों, ठीक है। पहली बात तो आपको यह पता चलना चाहिए कि राष्ट्रपति को वोट कौन देता है। उसके बाद में राष्ट्रपति को वोट देते टाइम आप ये याद रखना कि इन तीनों की वोटों की वैल्यू अलग अलग होती है। और जैसा हमने पहले ही बात करी है कि अगर राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पहले ये 50 बंदे, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का नाम आगे देंगे, और अगले 50 जो अगले 50 होंगे वो राष्ट्रपति का नाम कहीं ना कहीं एक शामिल करेंगे कि हाँ भाई हम भी इनसे एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेन चीज़ समझ में आ गई कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरीके से 3 चीज़ें होंगी। एक तो एकल संक्रमण कि हमें एक बंदे को राष्ट्रपति बनाना तो उसके लिए वोट होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सबका अनुपात अलग अलग होगा। और तीसरी दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 100 जो व्यक्ति हैं उनका नाम आगे रखे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें। देखो, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संवैधानिक सभा के सामने कई प्रस्ताव रखे गए। पहला प्रस्ताव था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कराया जाए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जब संविधान बन रहा था तो हमारे देश की संविधान सभा ने कहा कि राष्ट्रपति को कौन चुने? जनता चुने, ठीक है दोस्तों। इस प्रस्ताव पर बहुत अधिक विस्तार से विचार किया गया। देखने में यह प्रस्ताव बहुत लोकतांत्रिक था, लेकिन इस प्रस्ताव की अपनी समस्याएं भी थी। तो देखो दोस्तों, अगर हम ढंग से देखें तो ये प्रस्ताव अच्छा है कि राष्ट्रपति को भी लोग चुनकर भेजेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है दोस्तों। एक तो सबसे पहली बात, इतने सारे हमारे देश में चुनाव होते हैं, ठीक है दोस्तों, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के। उसके बाद में इन सब चुनावों के बीच में, वैसे राज्यसभा के चुनाव तो राज्यों के बीच में होते हैं, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के, इन सब चुनावों में क्या दिक्कत होती है दोस्तों कि राज्य जो चुनाव सभा है उन पर दिक्कत पड़ जाती है। जो हमारे देश की चुनाव विभाग है, जिसे हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग दोस्तों, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ जाती है। और दूसरी बात, अगर आज कितनी बार होता है कि प्रधानमंत्री चुने नहीं जाते तो दोबारा चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते तो दोबारा चुनाव होते हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं चुना गया फिर दोबारा चुनाव होना। इससे एक तो हमारी इकोनॉमी डाउन होती, इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता, और दूसरा दोस्तों कई सारी दिक्कत आती। तो इसीलिए ये प्रस्ताव हटा दिया गया था कि भाई राष्ट्रपति जो है उसे जनता चुनकर सीधे सीधे भेजेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि इतने बड़े देश में चुनाव कराना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से कार्यकर्ता, बहुत अधिक धन, और भारत के लिए कठिन भी था। तो इसलिए बोला गया कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। इसके लिए राज्य अध्यक्ष नाम मात्र का होगा, जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष का नाम
मात्र का अध्यक्ष रखा जाना चाहिए, या कुछ अजीब सी बात होगी। नेहरू जी ने भी यही कहा, यदि राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो और इसे वास्तविक शक्ति प्रदान ना की जाए तो ये बड़ी असंगत चीज़ होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ कुछ चीज़ें बताई गई कि पहली बात, अगर मान के चलो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया और प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, तो प्रधानमंत्री कहेगा मैं चुनकर आया हूँ, राष्ट्रपति कहेगा मेरे को जनता ने चुना है। तो ये दोनों अगर कैसे मिलकर काम करेंगे, इसीलिए बोला गया कि जनता प्रधानमंत्री को चुनेगी और ये मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये राष्ट्रपति को चुनेंगे और ये दोनों मिलकर काम करेंगे। और राष्ट्रपति जो होगा वो नाम मात्र का अध्यक्ष होगा, सारे काम प्रधानमंत्री से सिफारिश या उससे पूछ कर करेगा। तो ये बात हमारे संविधान में रखी गई। तो हमारे संविधान से ये बात हटा दी गई कि किसी भी तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता के सामने होगा या जनता अपना राष्ट्रपति चुनेगी। तो देखो दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी जो आज हमारे राष्ट्रपति जी हैं, या फिर अगर हम पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख ले, तो आज तक के राष्ट्रपति को हमने नहीं चुना। हमारे राष्ट्रपति किसने चुने हैं तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं दिल्ली राज्य में रहता हूं, तो मेरे राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मेरे राज्य की विधानसभा दिल्ली विधानसभा है। तो देखो दोस्तों, मेरी दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रपति को चुनने में भाग लिया है। जिन लोकसभा को, जिन भाजपा को हमने जिताया हुआ है या फिर जो लोकसभा में सरकार है, उन्होंने वोट देकर हमारे राष्ट्रपति को बनाया है। और जिन राज्यों से चुनकर राज्यसभा के लिए लोग गए हैं, उन लोगों ने मिलकर राष्ट्रपति को चुना है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो 3 जगहों से चुनकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा। तो राष्ट्रपति को इस तरीके से हर राज्य की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चुनती है। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर ये देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था की गई है। संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव मंडल जिसमें केंद्रीय संसद तथा प्रांतीय विधान पालिकाओं के चुने हुए सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा चुना जाता है। तो देखो दोस्तों, अनुच्छेद 54 और 55 में यह बात रखी गई है कि एक तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष से चुना जाएगा, जिन्हें हम चुनकर भेजेंगे। जिस राज्य में मैंने आज केजरीवाल जी की सरकार है हमारी, तो वो हमने बनाई है, तो हमारे चुने हुए लोग ही आगे उनको चुनेंगे। लोकसभा में हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार बनाई है, वो उनको चुनेगी। और हर एक राज्य की सरकार है, राज्यसभा की सरकार है, उनको चुनेगी। तो मतलब हमारे द्वारा भेजे गए लोग ही उन्हें पसंद करके उन्हें राष्ट्रपति बनाएंगे। किससे? एकल संक्रमण मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व बताया ना मैंने दोस्तों आपको कि सबके वोट की वैल्यू अलग होगी। लोकसभा, राज्यसभा की वोट की वैल्यू अलग होगी और राज्य की विधानसभाओं की वैल्यू अलग होगी। तो हम इसे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया मतों का मूल्य, हर किसी के वोट की वैल्यू अलग अलग है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा कराया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों में राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यों की वोटों के निश्चित करने के लिए जो सूत्र अपनाए गए हैं, एक एमएलए की वोट की कीमत उसके राज्य की जनसंख्या उस राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य की संख्या के बटे में होने के बाद उसे 1000 भाग दिया जाएगा। जैसे बिहार राज्य की जनसंख्या 1978 में इतनी है तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 90 है, तो हरियाणा विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है, ये बिहार यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो हरियाणा लिख दिया गया है। बिहार में क्या हुआ कि बिहार में 1978 में जैसे मान के चलो ये आबादी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जितने वहाँ पर सांसद है, ठीक है दोस्तों, इन दोनों को बटे में रख के भाग करेंगे और इनको ऊपर वाले से भाग करेंगे। जैसे मान के लो ये जो आबादी है दोस्तों, और डिवाइड में ये पहले इससे इसको डिवाइड किया जाएगा, फिर इसको 90 से डिवाइड किया जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो एक एमएलए की वैल्यू होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे बिहार में राज्य की जनसंख्या 1978 में इतनी थी, ठीक है दोस्तों, और उस राज्य में कितने सांसद है वहाँ पर? 90, विधानसभा एमएलए 90 है। तो पहले क्या होगा कि इस संख्या को 1000 से भाग करना, पहले इस संख्या को 1000 से भाग करो आप, फिर जो संख्या आएगी उसे 90 से भाग करो, उससे भाग करने पे उसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 112। तो मतलब अगर बिहार का व्यक्ति कोई भी राष्ट्रपति को वोट दिया 1978 में, तो हर एक व्यक्ति की वोट की कीमत कितनी है? 112। समझ में आ गया दोस्तों। इस तरीके से हर एक राज्य में क्या होगा, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ पर जितने एमएलए हैं वो, और उसे भाग कर दिया जाएगा 90 से, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसे वहाँ पर उस वोट की वैल्यू होगी।
इस तरह बिहार राज्य का आपको पता चल गया, इस तरह हर एक राज्य का होगा। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि राज्य की जो विधानसभा उसकी कितनी वोट की वैल्यू है। तो आप भी ये कर सकते हैं कि अपने राज्य की वैल्यू निकालिए, ठीक है दोस्तों, कितनी आबादी है और आपके राज्य में कितने आपके एमएलए हैं, उनकी संख्या से उसे डिवाइड करिए, फिर उसे भी 90 से उसे भी 1000 से भाग कर दीजिए। समझ आ गई दोस्तों? इसे आप करके देख लीजिएगा। मैं आपको एक फिर से ये वाले बता देता हूँ। इस वाली संख्या को पहले 1000 से भाग करना, फिर 90 से भाग करना, उसके बाद आपको 112 आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से हर एक राज्य का हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है संसद में। तो देखो दोस्तों आपको पता ही है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है दोस्तों, इन दोनों की जो मिलकर जो टोटल संख्या बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों सबसे पहले बात तो हम करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में वैसे 252 होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो हमने राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है वो लोग वोट नहीं देते, आप याद रखना। प्रत्येक सांसद का मूल्य जोड़ा जाएगा, उसे 776 या फिर लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य से भाग कर दिया जाएगा। और ये याद है कि राज्यसभा मनोनीत सदस्यों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो देखो दोस्तों जिन्हें मनोनीत किया है, जिसे राष्ट्रपति ने चुना है, उसे नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो सांसद का मूल्य जोड़ा जाएगा, उसे 776 या लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य से भाग कर दिया जाएगा। और याद है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखो 776 है और संसद का मूल्य, प्रत्येक सांसद का मूल्य जोड़ा जाएगा। तो सांसद का मूल्य भी आपको पता ही है कैसे जोड़ा जाता है, उस राज्य जो सांसद का मेन जिस जगह वो रहता है उस तरीके से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल से बताया भी हुआ है। राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद संविधान के लागू होने के, देखो दोस्तों ये एक अलग पॉइंट है, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर पहले हम इसे समझ लेते हैं कि जो सांसद होता है उसका वोट कैसे निकले। सांसद दोस्तों देखो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये रहा लोकसभा दोस्तों और ये रही राज्यसभा। आपको दोनों की संख्या पता ही है दोस्तों क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 543 प्लस 233। अब ये जितने भी सांसद हैं, ठीक है दोस्तों, अब इनके वोट को इसी तरीके से जैसे ऊपर किया गया है, इसी तरीके से उनकी राज्य में जो आबादी है, ठीक है दोस्तों, हमारे देश की जो आबादी है उससे भाग कर करके और उसके डिवाइड में ये 90 डाल के फिर उस तरीके से जो आंसर आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों जब ये हो जाएगा उसके बाद हर एक व्यक्ति उस तरीके से अपना वोट दे सकेगा। तो आपको समझ में आ गई कि हमारे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें हर एक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की वोट की वैल्यू अपनी अलग अलग होती है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर है। तो देखो दोस्तों अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे गो थ्रू में हम यही देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के बारे में। देखो दोस्तों राष्ट्रपति कौन है, उनका काम क्या है, उनके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, उनका क्या खासियत है, उनके पद को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनका महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, उनके पास क्या विशेष अधिकार है, उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से, ठीक है दोस्तों, किस तरीके से राष्ट्रपति हमारे चुने जाते हैं। अब दोस्तों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का हो जाता। तो देखो दोस्तों अब कुछ चीज़ें हम और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद भी होते हैं। देखो दोस्तों अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई झगड़ा हो गया, राष्ट्रपति ने कोई चुनाव के टाइम में कोई गलती हो गई तो उसका कौन देखेगा। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद संविधान के लागू होने के बाद ही राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। 39वें संशोधन ने इसमें परिवर्तन करके जिम्मेदारी संसद द्वारा नियुक्त किसी संस्था को सौंपने का अधिकार दे दिया। लेकिन 1978 के 44वें संशोधन ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद हल करने का काम सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया। देखो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि सबसे पहले जब हमारा संविधान नया नया बना था तब ये था कि अगर कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी दिक्कत हुई है तो सर्वोच्च न्यायालय जाकर उसमें देखेगा कि उसमें क्या गड़बड़ हुई है या क्या उस चुनाव को मानना चाहिए या नहीं। मान के चलो किसी गलत तरीके से किसी और को राष्ट्रपति बना दिया गया तो ये सब मामले कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन बीच में एक संशोधन हुआ था 39वां, जिसके बाद ये काम था कि इसको सिर्फ संसद के ही लोग देखेंगे, इसमें न्यायालय का कोई काम नहीं है। लेकिन फिर 1978 में 44वां संशोधन हुआ, उसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेवारी दे दी गई कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ है तो उसे कौन देखेंगे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसे कौन देखते हैं,
सुप्रीम कोर्ट देखती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा उसे कृत्यों का निर्वाह करता हो, अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा और शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है। तो देखो दोस्तों, जो भी राष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं, जब उनको राष्ट्रपति का वो दिलाया जाता है तो उस टाइम उस समय के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्हें उस समय के किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलवाई थी? चलो दोस्तों, आपको बता देता हूँ, दीपक मिश्रा जी थे वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही ये काम करते हैं। वरिष्ठ मतलब जो उसके हेड वहाँ पे है। इस शपथ में लिखा होता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद के कार्यपालन आत्मस्टैपी के कृत्यों का निर्वहन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं कि एक संविधान की रक्षा, संरक्षण, बचाए रखना और जनता की सेवा करना। यहाँ पर यही बात बताई गई है। अब देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें और भी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में कुछ दोष हैं। तो देखो दोस्तों, दोष क्या है कि हमारे देश के सबसे ऊंचा पद है उसमें यहाँ की जनता ही भाग नहीं लेती। तो लोकतंत्र के विधि में कमी है। यहाँ पर क्या कमी है दोस्तों कि लोकतंत्र की विधि नहीं है इसमें। आलोचकों का कहना है कि हम इन्हें नहीं चुनते बल्कि अलोकतांत्रिक है, जिन्होंने हमने जिनको चुना है वही इन्हें चुनते हैं। तो यहाँ की जनता की कभी पसंद नहीं पूछी जाती राष्ट्रपति को चुनते टाइम। उसके बाद दोस्तों, जटिल विधि। अगर आपने देखा होगा तो आपको भी समझने में थोड़ी टेंशन या अजीब सा हो जाता होगा कि क्या है ये विधि, समझ में नहीं आता कौन कितने वोट किसको दे रहा है। तो थोड़ा आसान होना चाहिए ताकि हर एक बंदा इसे समझ सके। तो ये कह रहा है कि ये जो चुनाव प्रणाली है राष्ट्रपति वाली, इसमें दिक्कत है। दो दिक्कत है। पहली दिक्कत लोकतंत्र नहीं है, दूसरी ये समझ में नहीं आती अस्पष्टता। राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमण शब्दावली का प्रयोग किया गया बिल्कुल गलत है। यह प्रणाली वहाँ अपनाई जाती है जहाँ 2 से अधिक सदस्य निर्वाचित करना हो, जहाँ एक ही सदस्य का चुनाव करना हो, वहाँ पर इस प्रणाली का प्रश्न ही नहीं उठता। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया कि यह तरीका यहाँ पर यूज़ ही नहीं होना चाहिए, तब भी हो जाता है तो कोई नहीं। राष्ट्रपति की शक्ति तथा कार्य। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्ति तथा कार्य क्या है। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो मैंने बहुत कम से कम इसका टॉपिक ना करके आपका लगा लो कि इससे ही बड़ा टॉपिक है वो, तो उसकी मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तब भी मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं उस वीडियो में आपको दोबारा बता दूँगा। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य और स्थिति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपाली शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी और वह उन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो अपना सारा काम अनुच्छेद 53 के अनुसार खुद करते हैं या फिर वो अपने नीचे जो उनके नीचे उस डिपार्टमेंट के हेड है उनसे पूछ कर करते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के अधीन एक मंत्रिमंडल होगा। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जी को जब कुछ समझ नहीं आता तो मंत्रिमंडल से पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। मान के चलो, अगर इस जगह मैंने आपको जैसे एक एग्जाम्पल दिया था कि सबको कोई भी कानून आ गया, मान के चलो अगर ये कानून आ गया कि इस देश में शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी जाए एंड तक, तो वो पूछेंगे राष्ट्रपति जी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई पूरी शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए, तो फिर प्राइवेट संस्थानों का क्या होगा। तो फिर उन्हें मंत्रिमंडल जवाब देगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से भी चीज़ें पूछ सकते हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानना राष्ट्रपति का अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति कभी भी मंत्रिमंडल की बात को मना नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रियों को लोगों ने चुना है। अगर राष्ट्रपति उनकी बातों को मना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों की बातों को मना करते हैं। 44 संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा यही अधिकार है कि वो दोबारा विचार के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद उनको वो चीज़ पास करनी ही होगी। तो देखो दोस्तों, कोई भी देश में कानून बनेगा तो उसे राष्ट्रपति जी को पास करना ही होगा। उन पर इतना ही हक है कि वो उसे दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने अपने तरीके से बेहतरीन कोशिश करी आपको समझाने की। आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, वो कौन सी जगह थी या कौन सी चीज़ थी जिससे आपको दिक्कत हुई। इसके अलावा दोस्तों, हम क्या फेरबदल, क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं वो बताइए। और दोस्तों, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, बस मेरी एक छोटी सी हेल्प यही करो आप लोग कि मेरी किसी न किसी तरीके से बस ये मुझे बता दो कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि दोस्तों, मैं लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, लगभग कई टॉपिक्स पे, बीए से रिलेटेड, 12th से रिलेटेड, कई चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आ रहा है दोस्तों।
तो कहीं ना कहीं मेरे को कमी पता चलनी चाहिए। मैं आपके फीडबैक का बहुत भूखा हूँ। मैं सब्सक्राइब के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं कहता, लेकिन बट मैं मेन यही चीज़ चाहता हूँ कि दोस्तों मुझे पता चले कि वो मेन दिक्कत या कमी कहाँ आ रही है। तो दोस्तों अब राष्ट्रपति का हम एक और वीडियो करेंगे, उसके बाद फिर हम उपराष्ट्रपति की सिर्फ एक वीडियो, प्रधानमंत्री की एक वीडियो, मंत्रिमंडल की एक वीडियो करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप जहाँ भी हो सुरक्षित होगे दोस्तों, आसपास का ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके पहले अपनी मदद फिर दूसरों की मदद ज़रूर करिए। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद।